कंप्यूटर का थर्ड पार्ट जो मैंने बाकी पहले बना चुकी थी मैं, और ये थर्ड पार्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट जो है कंप्यूटर में। प्रिंटर प्रिंटर होते हैं, उनके टू टाइप होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब उसमें क्या होता है, शोर करता है, जो प्रिंटर शोर करते हैं, और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो शोर नहीं करते हैं। ठीक है, जो शोर करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, उसमें भी दो प्रिंटर आते हैं, डायमेट्रिक और एक लाइन प्रिंटर। डायमेट्रिक क्या होता है, ये रेलवे टिकट्स वगैरह उसमें यूज़ करते हैं, वो वाले होते हैं। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर का जो सेकंड वाला है लाइन प्रिंटर, ये क्या करता है, ये पूरी लाइन प्रिंट करता है। जैसे कि इसका बैंक में यूज़ होता है, उद्योग में यूज़ होता है। ठीक है, इससे टू टाइप है, डायमेट्रिक जो रेलवे में यूज़ होता है, जो ना टिकट में यूज़ होता है। ठीक है, और एक लाइन प्रिंटर, ये ना जो कि पूरी लाइन को प्रिंट करता है। ठीक है, लेकिन और ये दोनों ही शोर करते हैं, शोर करने वाले प्रिंटर में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें ये तीन आते हैं, है ना, इंकजेट, थर्मल और लेज़र। ये तीन टाइप के आते हैं इस नॉन इम्पैक्ट में, जिसमें जो आवाज़ नहीं करती है। ठीक है, इसके ये वाले कुछ है टाइप है। इंकजेट में क्या होता है, ये डॉट डॉट डालकर ना जो काम करता है, जिसमें जैसे कि फ़ोटोज़ वगैरह हो गई है, फ़ोटोज़ वगैरह उसमें डॉट डॉट बना के इस तरह से वर्क होता है, इसलिए इसे डॉट प्रिंटर कहते हैं, है ना। डॉट डालकर काम करते हैं, इसलिए इसको मतलब ना फ़ोटोज़ वगैरह निकालना तो डॉट 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 इंक के मतलब डाल के फिर बनाया जाता है छोटे छोटे डॉट से। ठीक है, इसे डॉट प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, फिर होता है लेज़र प्रिंटर, इसे इंपॉर्टेंट है, यह लेज़र बीम द्वारा काम करता है, और स्कूल ऑफिस इस सब में यूज़ होता है लेज़र प्रिंटर। ठीक है, फिर आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर कब आता है, गर्मी में ना स्पेशल गर्मी में स्पेशल पेपर प्रिंट करने में, एग्जाम्पल POS ATM मशीन, यह जो देते हैं वो पे ना ये होते हैं। ठीक है, मतलब थर्मल प्रिंटर कौन किस में यूज़ होता है, जैसे ATM वगैरह इसमें यूज़ होता है ये थर्मल प्रिंटर ना। इंकजेट, इंक वगैरह नाम डाल के जो काम करता है, फोटोज़ में काम आता है। लेज़र जो ना बिम्ब जो पड़ती है, बिम्ब द्वारा जो प्रिंट होता है वो लेज़र प्रिंटर आता है। थर्मल प्रिंटर जो है ना ATM वगैरह जिसमें आवाज़ करते हैं, थर्मल प्रिंटर जिसको जो ऐसे पेपर होते हैं जिससे अपन उसको मिटा भी सकते हैं, अगर हम ज़्यादा देर तक रख देते हैं उसको, जिसको अपन हाथ से भी यूँ करें ना तो वो मिट भी सकते हैं। ATM वगैरह उसमें जब जो निकलती चिट्स वो होती है ATM थर्मल प्रिंटर। 3D वाला कौन सा होता है, यह ना लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट बनाती है, और मेडिकल खिलौने मॉडल है ना इसमें मतलब इसमें यूज़ होता है 3D वाले में। ठीक है, और एक होता है ना प्लॉटर, ये बड़े साइज़ के है ना ड्राइंग डिज़ाइन, जैसे प्लॉटर किसे कहते हैं, जो मतलब बहुत बड़े बड़े डिज़ाइंस होते हैं, जैसे रास्तों में वगैरह में जो बने हुए रहते हैं, बड़े बड़े से प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंट फोटोज़ वगैरह होती है, वो होती है ना इसमें होती है ड्राइंग डिज़ाइन करने में यूज़ होता है। एग्जांपल है ना प्रिंटर, बड़े बड़े प्रिंटर्स में वो क्या होता है, प्लॉटर में होता है। और एक है इनका फोटो प्रिंटर, फोटोग्राफिक प्रिंटर कहते हैं, एग्जांपल में स्टूडियो फोटोग्राफ फोटोज़ वगैरह बनाते हैं ना, उसमें ये यूज़ होते हैं फ़ोटो। और ये जो नाम ये जो है ये सब ना इसमें आते हैं नॉन इम्पैक्ट, मतलब जो आवाज़ नहीं करती है उसमें आते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रिंटर हमारा ख़त्म हो गया, अब आता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है वो तीन टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के 3 टाइप है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें ना जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक ही फ़र्क है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो किसी वर्क के लिए बनाया जाता है, किसी की पर्सनल ऐप्स जैसे कि ऐप्स वगैरह हो गए, एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट, ये क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आगे से बन के आते हैं, हम इसे नहीं बनाते। ठीक है, ये फ़र्क होता है दोनों में। सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर में है ना एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है ट्रांसलेटर। ठीक है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट्स है, एक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एक है ये ट्रांसलेटर। ठीक है, ये एक है ना मैटन की तरह होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये और है ना एक होता है ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम ये आगे से कंपनी द्वारा बने हुए आते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, जैसे कि ना गूगल हो गया, क्रोम हो गया, फाइल्स हो गई, जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, वो होता है। और ट्रांसलेटर वो होता है जो ये है ना लेवल, जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, वो ट्रांसलेटर से पता चला ट्रांसलेट करना। ठीक है, तो ट्रांसलेटर किस में काम आता है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जिसे है ना खुद आगे से कंपनी ऑपरेट करती है,
हम इसे डिलीट नहीं कर सकते, वो आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज चेंज करती है, क्योंकि जो मशीनी लैंग्वेज है, जो हाई लेवल लैंग्वेज जिसको मशीनी लैंग्वेज कहते हैं, वो कंप्यूटर समझता है, बट अपन लो लेवल लैंग्वेज समझते हैं, तो अपन जो भेजते हैं उसको है ना लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है कंपाइलर। और है ना फिर इसको इसकी भी दो है, ठीक है। जो ट्रांसलेटर इसकी दो टाइप है, एक है कंपाइलर और एक है ना इंटरप्रेटर, और है ना कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है ट्रांसलेटर, ठीक है। उसमें भी तीन है, एक कंपाइलर, यह प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता है और फिर ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर से ही समझ में आ रहा है, कंपाइलर कंप्लीट, मतलब जो एक लाइन को कंप्लीटली पढ़े और फिर उसे ट्रांसलेट करे, दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। और असेंबलर क्या होता है, जो है ना एक लैंग्वेज में बदलता है, जैसे कि एक असेंबली लैंग्वेज में बदलता है। असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, जो कंप्लीट लाइन को पढ़ के उसको ट्रांसलेट करता है, फिर ट्रांसलेट करता है। असेंबलर क्या होता है, जो असेंबली भाषा को लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज में असेंबलर लैंग्वेज को बदलता है। मतलब असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है, ठीक है। असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है, हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, और उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कौन बदलता है, असेंबलर। फिर इंटरप्रेटर, ये क्या होता है, ये ना लाइन बाय लाइन पढ़ता है फिर ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर समझ में आ रहा है, कंपाइलर कंप्लीट पढ़ के ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रेटर एक लाइन पढ़ के फिर ट्रांसलेट करता है, फिर दूसरा लाइन पढ़ के फिर ट्रांसलेट करता है, ठीक है। ये दोनों में ये डिफरेंस। और असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। यह हमारा हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारा था अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही चल रहा था कि ये ना दो सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो दो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आगे से बन के आते हैं, गूगल क्रोम वगैरह। ट्रांसलेटर में तीन आते हैं, जो ये लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं, जिनमें से तीन होते हैं। कंपाइलर क्या करता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ के ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को पढ़ के एक एक लाइन करके ट्रांसलेट करता है। असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये जहाँ बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। ये कहाँ बताता है कि क्या क्या काम करना है, ठीक है। जनरल पर्पस और एक है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना कस्टमाइज, ठीक है। इसमें दो होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी दो होते हैं, जनरल पर्पस और कहना कस्टमाइज एप्लीकेशन, ठीक है। हमें पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सबके लिए होता है, आगे से बन के आता है, डिलीट नहीं कर सकते। एप्लीकेशन किसी लोगों के लिए बनाई जाती है, खुद हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट इससे भी दो टाइप की होती है, एक होता है जनरल पर्पस, जो सब यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जिसमें MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सब यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई चार्ज नहीं करते हैं। बट जो आसान है, जो कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये किसी स्पेशल लोगों के लिए दिया जाता है, कोई कंपनी या कोई जो फीस दे के इसको यूज़ कर सकती, हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, ये सबके लिए नहीं होता, ठीक है। ये समझ में आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या, एप्लीकेशन जो वो होते हैं जो हम बनाते हैं, हमारे द्वारा बनाया जाता है। और इसमें भी दो होते हैं, एक जनरल पर्पस, जनरल मतलब सबके लिए, ठीक है, जिसे सबको यूज़ कर सकता है फ्री में। और एक होता है ना कस्टमाइज एप्लीकेशन, जो सिर्फ कुछ लोगों को ही दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता, पैसे दे के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये सुरक्षा प्रदान करता है, इसमें क्या होता है, एंटीवायरस और है ना डिस्क क्लीनअप टूल, ठीक है। इसमें दो टाइप के होते हैं, डिस्क क्लीनअप टूल जो ऐप क्लीन करता है, और ये है एंटीवायरस जो सुरक्षा करता है वायरस से हमारे कंप्यूटर को, ठीक है। ये हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया शॉर्ट फॉर्म में। अब आता है बूटिंग। व्हाट इज कॉल्ड बूटिंग। बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर में चालू करके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। इसे टू टाइप के होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बूटिंग। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पावर ऑफ करने पर फिर भी ऑन रहता है, और इसको कोल्ड बूटिंग भी कहते हैं। और सॉफ्ट बूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर को ना रीस्टार्ट करना, इसे वार्म बूटिंग कहते हैं, ठीक है। ये BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में भी काम करता है। इसका मतलब समझो, बूटिंग क्या होती है, बूटिंग कंप्यूटर में चालू करने का बूटिंग दो टाइप की होती है, हार्डवेयर और हार्ड और सॉफ्ट बूटिंग। हार्ड मतलब पावर ऑफ करके फिर ऑन करना, दैट इज फॉर कोल्ड बूटिंग। देखो हार्ड मतलब कितना हार्ड है, पावर ऑफ करो मतलब
ऐसा समझ लो कि हार्ड है यार, उठ के फिर इसको ऑफ करो, फिर ऑन करो, फिर वो होता है हार्ड बूटिंग, ठीक है। और सॉफ्ट बूटिंग क्या होता है कि ना हमने रीस्टार्ट कर दिया, बैठे बैठे काम हो गया और आसानी से, तो सॉफ्ट बूटिंग हो गई। तो सॉफ्ट बूटिंग रीस्टार्ट करता है तो अपन, वो तो वार्म ही रहती ना, मशीन कब ठंडी होती है, जब बंद होगी। बंद कब होती है, जब हम हार्ड बूटिंग करते हैं, जब हम उठ के ऑफ करते हैं ना, तब जाके वो कोल्ड बूटिंग हो जाती है, क्योंकि वो ठंडी होके फिर वो चालू हुई है, इसलिए कोल्ड बूटिंग। बट ये समझाने का तरीका, ठीक है। सॉफ्ट बूटिंग क्या होती है, जब हम रीस्टार्ट करते हैं, वो भी बूटिंग ही एक तरीके से वो सही करने का है ना, रीस्टार्ट करते हैं। बट ये वार्म ही होती है, क्योंकि कंप्यूटर वार्म ही रहता है, गर्म ही रहता है, ठंडा नहीं होता, ठीक है। और ये BIOS बाय ना पे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पे काम करती है, और है ना पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इस पे काम करती है, ठीक है। फिर हमारा आता है पहला यांत्रिक कंप्यूटर, ठीक है। पहला, अब वो तो बूटिंग खत्म हो गया, अब हम आता है पहला यांत्रिक कंप्यूटर। जब हमारा पहला यांत्रिक कंप्यूटर बोले तो कौन था, है ना, एनालिक इंजन। इसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। पहला यांत्रिक कंप्यूटर क्या था, एनालिटिक इंजन, इसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन था, पास्कलाइन, ठीक है। इसे विलेज पास्कल ने बनाया था। पास्कल दोनों नाम मैच करा, पास्कल ने बनाया था, ठीक है। फिर हमारा आता है, ठीक है, हाँ, हमारा पास्कलाइन ने बनाया था, ठीक है। फिर हमारा आता है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, है ना, जब बोलो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल नॉन प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, ABC, इसे किसने बनाया था, है ना, ABC, है ना, सॉफ्ट बैरी कंप्यूटर, ठीक है, इसका नाम था। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर अगर बोले ना, प्रोग्रामेबल, जो ये प्रोग्रामेबल था, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्रामेबल, ठीक है। दो तरीके, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल और एक है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल नॉन प्रोग्रामेबल, ठीक है। प्रोग्रामेबल बोले तो इनियाक, ठीक है। इसे आप ना इसे यूज़ करने के लिए एंड इसे, है ना, यूटिलिटी एंड पेनेसली, और इसे ना पेनिसिलिनिया में बनाया था जॉन मॉचली, और JP एक्टर ने बनाया था, ठीक है। इसको किसने बनाया था, जॉन मॉचली, और एक्ट ने किसे बनाया था, इसको, इनियाक को, ठीक है, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। फिर पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल नॉन प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा, ABC, है ना, एंटासॉफ एंड बैरी कंप्यूटर, ठीक है, इन्होंने बनाया था। फिर बोले पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा होता है, यूनिएक, और पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 और कैरी, ठीक है, ये था। पहला लैपटॉप EPS-1 HX20, विश्व का पहला गणना उपकरण अबेकस पहला उपकरण था, पहला विश्व का गणना करने के लिए पहला उपकरण अबेकस था, ठीक है। पहला यांत्रिक कंप्यूटर पास्कलाइन, और AI के फादर कौन है, जॉन मैकार्थी को कहते हैं, जॉन मैकार्थी को AI का फादर कहते हैं। फिर फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब मशीन देखो 4 जनरेशन आती, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के था वैक्यूम ट्यूब मशीन लैंग्वेज, सेकंड है ना असेंबली लैंग्वेज, जो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। मशीनी लैंग्वेज का यूज़ किया था फर्स्ट में, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। सेकंड में असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, जिसमें ट्रांजिस्टर लगाए गए थे। थर्ड में IC चिप का यूज़ किया गया था। सिलिकॉन की कोबोल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था इस थर्ड वाले में, ठीक है। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर C++ और OS इसका यूज़ किया गया था। और फिफ्थ है AI यूज़, जो अपन सुपर कंप्यूटर का भी यूज़ इसी में किया गया था, ठीक है। फिर था MS एक्सेल में, है ना, डॉक्यूमेंट नेम, है ना, जो MS एक्सेल में जो डॉक्यूमेंट का नाम होता है वो बुक 1 से लिखा होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिखा होता है, बट वही वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है, ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब क्या कह रहा है ये, कि जो MS एक्सेल में जो वर्कशीट का नाम होता है ना, वो MS एक्सेल में उसमें क्या होता है, बुक 1 लिखा हुआ आता है, ठीक है, वर्कशीट का नाम। और है ना माइक्रोसॉफ्ट में लिखा हुआ आता है ना डॉक्यूमेंट 1, ऐसे लिखा था बिना विदाउट स्पेस, ठीक है। और MS पावर पॉइंट में क्या लिखा था, विंडोज़ और इसे वर्ड में क्या लिखा था ना, डॉक्यूमेंट 1 लिखा आता है। और MS वर्ड को ऑन करने का शॉर्टकट की क्या है, Windows+R विन वर्ड और फिर एंटर,
ठीक है। विनवर्ड करके पावर पॉइंट को खोलते हैं। MS पावर पॉइंट लिखने को खोलने का ट्रिक क्या है, Windows+R दबाना है, फिर इसके बाद विनवर्ड लिखना है, उसमें टाइप करना है विनवर्ड और देन एंटर कर देना, ठीक है। एक्सेल में विनवर्ड और है ना जो पावर पॉइंट को ऐसे खोलना है, और एक्सेल में WinWord+R+EXCEL फिर एंटर कर देना है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। देखो अगर हम पीढ़ी पढ़ने की बात करें तो फर्स्ट पीढ़ी क्या था, 1940 से 1956 के बीच में क्या था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, और इसमें मशीनी लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ किया था, 0-1 बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा होता है साइज़ में, गर्मी बहुत ज़्यादा करता था, और इसमें उसके उदाहरण कौन कौन से, इनियाक ना एडीवेक, यूनिवेक और IBM 650 और EDEC, ठीक है, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। सेकेंड पीढ़ी का बात करें तो 1956 से 1963 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। इसमें वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC चिप, माइक्रो प्रोसेसर और इसमें AI का यूज़ किया गया, ठीक है, मतलब पूरी पीढ़ी है ना। फर्स्ट सेकंड पीढ़ी क्या था हमारी, 1956 से 1963 में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, जिसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। ये साइज़ में छोटे, तेज़ गति, कम गर्मी और अधिक विश्वसनीय होते थे। इसमें IBM 7094 IBM 1401 और CDC 1604 का यूज़ 1604 का यूज़ किया गया था। थर्ड पीढ़ी थी जो 1964 से 1971 में मतलब में यूज़ हुई थी, जिसमें IC चिप है ना इंटरनेटेड सर्किट है ना, इसका यूज़ किया गया था। एकीकृत परिपथ IC चिप यहाँ से यूज़ थर्ड पीढ़ी में यूज़ किया गया था। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, जिसमें कोबोल और फोर्ड रैंक C++ का भी यूज़ किया गया था, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो गया था C++ का यूज़, ठीक है। और छोटा साइज तेज़ गति प्रोसेसर होता था, जिसमें IBM 360 370 और है ना इसमें PDP 8 इसका और है ना 6000 इसका यूज़, CDC 6600 का यूज़ किया गया था। फोर्थ पीढ़ी जो होती है उसमें 1971 से 1999 में हुआ था, मतलब 1999 में हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था इसमें, और AI का ओनली फॉर प्रारंभ हुआ था, ठीक है। फोर्थ में सिर्फ स्टार्टिंग हुई थी, आई नहीं थी, वो बन ही रही थी। फिफ्थ में हुआ था AI का, तो इसमें फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिर इसमें है ना लिनक्स, इसी में और इंटरनेट का यूज़ भी इसी में किया था। माइक्रोचिप्स का यूज़ किया था, यूज़र फ्रेंडली GUI, नेटवर्किंग की शुरुआत, इंटरनेट का यूज़ इसमें हुआ था। IBM PC ये इन सब का यूज़ किया गया था इसमें, ठीक है। और पाँचवीं पीढ़ी जिसमें 1991 से अभी तक जो चल रही है, ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो AI का यूज़ किया गया था। AI लैंग्वेज और इसका यूज़ किया गया था। AI आधारित सिस्टम, रोबोटिक्स, मशीनी लैंग्वेज और इसका यूज़ किया गया था, ठीक है। जैसे गूगल असिस्टेंट, सुपर कंप्यूटर, इसमें सुपर कंप्यूटर में फिफ्थ जनरेशन में यूज़ किया गया था। समझ में आया? क्या करना है हमें, फर्स्ट पीढ़ी में किसका यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स का, मशीनी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, बाइनरी लैंग्वेज। सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, जो कि असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। थर्ड में क्या था, IC चिप, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, कोबोल का यूज़ किया गया था। फोर्थ पीढ़ी में क्या गया था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था, ठीक है, लिनक्स वगैरह इसी के उदाहरण है। फिफ्थ में क्या गया था, AI चिप्स का यूज़ किया गया था। ओके, मैंने पिछली वीडियो में कुछ शॉर्टकट कीज़ वगैरह लिखी थी, शॉर्टकट फॉर्म वगैरह, उसका मैंने बोला था कि शॉर्ट फॉर्म इसका मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, तो इसमें बताती हूँ, ठीक है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिकल है ना एक्सपर्ट ग्रुप, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमीडिएट डॉट, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर ना रिकग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OTP वन टाइम पासवर्ड, सॉरी OTP का वन टाइप पासवर्ड नहीं था, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, BC बाइंड कॉपी, BCC बाइंड कार्बन कॉपी, ये उसका ईमेल का है, ठीक है। BCC बाइंड कॉपी बाइंड कार्बन, और ये है बाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। BSNL भारत संचार निगम, BSNL का फुल फॉर्म क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड। फिर है CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DAC का ना सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांटेज कंप्यूटिंग, E-कॉमर्स क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। OSI ओपन सिस्टम है ना
इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PPM पेज पर मिनट, VGA वीडियोग्राफिकल एरिया, TFT थिन फिल्म ट्रांसलेटर ट्रांजिस्टर, ठीक है। TFT क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। UPI है ना, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। URN यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। VDT विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CRT कैथोड रे ब्यूट। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियोस डिस्क। ML मशीन लर्निंग। और B2B बिजनेस टू बिजनेस। B2C बिजनेस टू बिजनेस टू कंज्यूमर्स। B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। C2B C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। B2A बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। और C2A क्या होता है? कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। COD कैश ऑन डिलीवरी। COD क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी। CPC डिफर्ड प्रोसीजर कॉल। CTR क्लिक थ्रू रेट। CPM कॉस्ट पर मिले। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल ओनली मेमोरी। EEPROM इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नहीं सॉरी, EEPROM क्या था? इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। DDR डबल डेट रेट। SRAM है ना, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। DRAM सॉरी, SRAM क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? ना वायरलेस फिडेलिटी। जियो वायरलेस वाईफाई का क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिडेलिटी, ठीक है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। TVI ट्रांसपोर्ट वीडियो इंटरफेस। फिर आता है HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, ठीक है, इंटरफेस। फिर GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंजेस फॉर्मेट, ठीक है। GPS ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। GIF ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। फिर आता है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मैकेनिक्स। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया जो कि LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि सिर्फ बिजनेस, जैसे कि कोई कंपार्टमेंट है, कोई ऑफिस टू ऑफिस, सिर्फ ये लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बड़े बड़े क्षेत्र के लिए। मेट्रोपॉलिटन मतलब दूसरे राज्य से दूसरे राज्य तक जाने का, है ना, मेट्रोपॉलिटन। वाइल्ड एरिया नेटवर्क मतलब देश बड़े बड़े देशों से भी कनेक्शन। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि ये बहुत प्राइवेसी होती है, जो हमें IP एड्रेस को छुपाती है। PN पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है, हमारे फ़ोन टू फ़ोन, जैसे कि है ना, हम किसी को वाईफाई दे रहे हैं किसी का, तो वो हो जाता है, इसमें आता है। ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं तो वो इसमें आ जाता है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है, ठीक है। अब आता है, मैं ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे मैंने बता दिए, जो मैंने इसको शॉर्ट में बहुत सारी लिखी थी, और मैंने इसको बता दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसमें पेज होता है। MS वर्ड किसे कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसमें पेज होता है। बट MS एक्सेल में वर्कबुक होती है, ठीक है। इसमें ना जो शीट का नाम होता है वो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आएगा, इसमें MS वर्ड में बुक 1 लिखा हुआ आएगा, या फिर वर्कशीट का समूह होता है। और MS
पावर पॉइंट में प्रोजेक्ट या ना ऐसा लिख होता है। पर इसमें क्या मतलब एम एस वर्ड क्या प्रेजेंटेशन के लिए बनाते हैं, है ना। इसमें है ना स्लाइड्स का समूह होता है, ठीक है, स्लाइड्स होंगे। फिर नेम बॉक्स एक्सेल में, नेम बॉक्स एक्सेल इसमें हमें सेल एड्रेस लिखा होता है एंड जिस पर हम है ना एक्टिव है दिखाता है, यह नेम बॉक्स होता है। जिसमें मतलब जो नेम बॉक्स क्या होता है, जैसे अपन कोई टाइप वगैरह कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे ना एक सेल होती है, जब सेल में एड्रेस को लिखा हुआ होता है, मतलब जैसे कि हम कुछ लिख रहे हैं तो जिस सेल एड्रेस में लिख रहे हैं, जिस सेल में लिख रहे हैं उस सेल एड्रेस उसमें लिखा हुआ आता है कि A1 B1 2 1 किस में काम कर रहे हैं हम, ठीक है। B1 C1 या C2 10 2 सब बता देता है वो कि हम किस में। तो वो एक्टिव सेल एड्रेस, वो सेल एड्रेस दिखाता है हमें से, एक्टिव है वो दिखाता है, ठीक है। इस नेम बॉक्स पर हम सेल एड्रेस टाइप करते हैं भी सीधा दूसरे सेल पर जा सकते हैं। हम उस वाले पे भी है ना लिख कर, जैसे हमको सेल ढूंढना है, हम सेल नहीं मिल रहा तो हम उस वाले पे लिख के भी हम वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। उसे नेम बॉक्स कहते हैं, ठीक है। दूसरे सेल पर जा सकते हैं। ऊपर लेफ्ट साइड में होता है, और ये क्या होता है, ये कहाँ पे होता है, जो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में होता है ना, कॉलम के ऊपर लेफ्ट में होता है। और फॉर्मूला बार के लेफ्ट में, फॉर्मूला बार जहाँ फॉर्मूला बार लिखा होता है FX करके लिखा होता है, उसके जस्ट साइड में लेफ्ट में होता है। फॉर्मूला बार क्या होता है, जो हम टेक्स्ट कर रहे हैं वह सेल वहाँ भी दिखता है। जो तब देखो ये जो नेम बॉक्स होता है उसमें हमारा सेल का वो बताता है एड्रेस, ठीक है। और फॉर्मूला बार में क्या होता है कि उस सेल के अंदर हम जो लिख रहे हैं वो वहाँ दिखाता है कि हमको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वहाँ जब हम जैसे हम सेल को चेंज कर देंगे वहाँ पे हम उधर लिख सकते हैं कि हाँ भी हमको उसमें चेंज करना। तो फॉर्मूला बार में क्या था हमारा कि हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, और नेम बॉक्स में क्या होता है जो एक्टिव सेल है, जिस सेल में हम काम करें वो सेल का नाम दिखाता है, ठीक है। तो हमें ना टेक्स्ट सेल है ना हमें वहाँ भी दिखाता है, जो हमें टाइप कर रहे हैं वह भी ना रिबन बार में होता है। और जो कि रिबन बार किसी तो ऊपर वाली लाइन को कहते हैं रिबन बार, ठीक है। अब आता है सेल में कंट्रोल के साथ दाएं क्लिक करें तो अगले सेल सेलेक्ट होगा, बट शिफ्ट के साथ दबाएं तो लगातार सेल सेलेक्ट होगी। देखो ना कंट्रोल सेल में कंट्रोल के साथ दबाएं क्लिक तो अगर तो सेल में कंट्रोल के साथ दबाएं, सेल को अगर कंट्रोल के साथ कोई सेल दबाए तो अलग अलग सेल सेलेक्ट होती है, बट अगर हम शिफ्ट के साथ एक दबाए तो लगातार एक सेल सेलेक्ट होगी, ठीक है। शिफ्ट प्लस राइट एरो तो सेल सेलेक्ट होगा, शिफ्ट प्लस राइट एरो तो एक सेल सेलेक्ट होगा, सेल और है ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो तो सारी सेल राइट की सिलेक्ट होगी। वैसे ही अप डाउन लेफ्ट ETC का यही है, ठीक है ना। जैसे कि हम अगर कंट्रोल प्लस अप करते तो ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट होगी, एक सेल सेलेक्ट होगी। और वही जब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ना अप एरो दबाएंगे तो पूरी ऊपर की सारी रो सेलेक्ट हो जाएगी, ऐसे ही है इसमें, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा, शिफ्ट प्लस S12 पूरा रो सेलेक्ट होगा, ठीक है। कॉलम और रो हमें पता होना चाहिए कि जो रो होती है 1 2 3 4 वाली जो S से चलती है वो रो होती है। देन कॉलम ABCD वाला जो अलग अलग ABCD इस तरह से चलती है वो होती है, ठीक है ना। इस पर रो सेलेक्ट होती है। शिफ्ट प्लस फाइल न्यू वर्कशीट लेने के लिए हम किसका शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, शिफ्ट प्लस F11 न्यू वर्कशीट में। ऑल प्लस शिफ्ट प्लस F11 भी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद मैथ्स का भी आ गया, कोई बात इसे पढ़ लेते हैं। मैथ्स में जो एक पावर होती है तो एक ही पावर हो जो भी हो आंसर एक ही होता है। मतलब एग्जांपल एक ऊपर में अगर एक की पावर अगर n-1 हो तो भी एक ही आएगा, 1 की पावर एक हो तो भी एक ही आएगा। मतलब एक की पावर अगर एक होती है तो एक ही आंसर आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन शायद हिंदी का भी आ गया है, कोई बात नहीं, जिसमें य र व ये पहले आधा वर्ण हो। अगर य र व से पहले एक आधा वर्ण हो तो यण संधि। एग्जाम्पल प्रत्यक्ष य से पहले त आधा है तो प्रत्यक्ष, बट स्वार्थी नहीं है यण संधि, ठीक है। ये सब यण संधि है, बट जो स्वार्थी में जो है वो यण संधि में नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब हम कंप्यूटर का चालू करते हैं। सेल रेफरेंस 3 टाइप के होते हैं, है ना। रिलेटिव सेल रेफरेंस, है ना, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस, है ना। जो रिलेटिव है इसमें क्या होता है कॉलम एंड रो दोनों बदलता है। एग्जांपल A1 को कहाँ कॉपी कर तो सेल एड्रेस में चेंजेस होगा। रिलेटिव मतलब इसमें कंप्यूटर और रो दोनों बदलता है। रिलेटिव ऐसा समझ लो कि जो मैं तुमको अभी नीचे से सिखाऊंगी तो बेटर होगा, ठीक है। यहाँ तो नॉर्मली पढ़ लो अभी।
रिलेटिव, इसमें ना कॉलम एंड रो दोनों सेलेक्ट होंगे, बट A1 को जहाँ कॉपी करेंगे तो वह सेल एड्रेस वहीं से चेंज होगा। एब्सोल्यूटरी सेल रेफरेंस, इसमें है ना रो एंड कॉलम दोनों आगे आगे डॉलर लगेगा, जहाँ आगे डॉलर होगा तो वह चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे कि अगर ये $15 प्लस है ना $J18 इसे कॉपी करके पेस्ट किया जाए और तो यह वैसा का वैसा ही होगा, क्योंकि जहाँ रो और कॉलम दोनों आगे डॉलर लगा है एंड लगा होता है तो वहाँ चेंज नहीं होता था। जो जिस आगे डॉलर लगा हुआ होता है, और अगर एब्सोल्यूटली सेल रेफरेंस है, अगर किसी कॉलम या रो के आगे है ना अगर वो ये चीज़ लगा हो, जैसे कि इसमें $15 ऐसे लिखा हो, डॉलर आगे लिखा हो, तो ये अगर दूसरी जगह पेस्ट कर देंगे कॉपी करके तो ये वैसा का वैसे ही फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना रो ना कॉलम, वर्क करेगा बट ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेल यही होगी, मतलब यही लिखा हुआ आएगा। मिक्स सेल रेफरेंस, इसमें या तो रो आगे या कॉलम आगे डॉलर होगा, मतलब इसमें ना दोनों में डॉलर नहीं होगा, जहाँ डॉलर होगा वो चेंज नहीं होगा, जो डॉलर जिसके पीछे नहीं होगा वो चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होता है, दोनों में से किसी एक में डॉलर लगा होगा, या तो डॉलर इसके आगे लगा होगा या डॉलर इसके आगे लगा होगा, कॉलम या फिर रो, और जिसके आगे लगा होगा वो चेंज नहीं होगा, जिसके आगे नहीं लगा होगा वो चेंज हो जाएगा मिक्स्ड सेल रेफरेंस में। ठीक है ना, ठीक है, समझ आया। रिलेटिव में क्या हो रहा था कि दोनों सेल जैसे जैसे अपन सेल चेंज करेंगे वैसे वैसे इसका सेल एड्रेस भी चेंज होगा। एब्सोल्यूटली सेल रेफरेंस में क्या होता था कि वैसा का वैसे उठ के आ जाएगा, क्योंकि दोनों के आगे डॉलर लगा हुआ है तो वैसा का वैसे चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसे सेल एड्रेस आएगा। मिक्स्ड सेल रेफरेंस में क्या होता था कि दोनों में से किसी एक के आगे में डॉलर लगा होगा और जिसके आगे डॉलर नहीं लगा हुआ होगा वो सेल अगर दूसरी जगह पेस्ट करते तो उस सेल का एड्रेस आ जाएगा, बट वो चीज़ ऐसी रहेगा जैसे कि हम अगर $A1 करके कहीं B1 में वो करते हैं तो $A वाले जो ऑप्शन है ना उसमें भी ना $A लिखा हुआ आएगा, बट ये चेंज हो जाएगा। अगर B2 में अगर यूज़ करते तो 2 आ जाएगा इसकी जगह, $A2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आइए। अभी मैं इधर सही समझाती हूँ। रिलेटिव सेल रेफरेंस, ठीक है, क्वेश्चन आया कि B4 में D3 + C5 टाइप कराएं और इसे F10 में पेस्ट किया तो क्या होगा। तो B4 D3 और C5 में F10 मतलब B2 और ये देखो हमारे ये क्वेश्चन था और हमारा ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में B4 में ये चीज़ टाइप है B3 + C5, तो इसका आंसर क्या होगा रिलेटिव सेल रेफरेंस में। तो इसका आंसर ये होगा, जैसे B से D क्या है, B C D 2 आगे है ना, तो F10 में भी 2 आगे कर दो, F G और H, तो H हमने आगे कर दिया। ठीक है, फिर 4 से 3 क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पे 10 से -1 कर दो, 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 9 है। ठीक है, 9 हो जाएगा, प्लस फिर क्या आ गया, B से C 1 प्लस है, तो वैसे F से 1 प्लस कर देंगे G, और H 4 से 1 प्लस है 5, तो वैसे हम 10 से 1 प्लस कर देंगे 11। ये हो जाता है रिलेटिव सेल रेफरेंस में। ठीक है, और अगर एब्सोल्यूटरी सेल रेफरेंस है उसमें हमारा क्या होगा, फिर $15 प्लस $5 $8 इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे E10 में तो क्या होगा, तो भी हम मतलब वैसा का वैसे लिखा हुआ आ जाएगा उस सेल में भी, क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि दोनों की जगह डॉलर लगे हुए आगे में, तो ये चेंज नहीं होगा। सबसे बेस्ट है ये तो। मिक्स्ड सेल रेफरेंस, इसमें दोनों में से किसी एक जगह डॉलर लगा होगा, जैसे कि $A1 और ये लगा के फिर A1 लिख दिया, इसके आगे डॉलर नहीं लगाया, मतलब ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। A1 को सेल B2 में कॉपी करें तो B3 एंड B4 में क्या लिखा हुआ आएगा, B3 B4 में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो $A तो वैसा का वैसे ही आएगा, क्योंकि डॉलर आगे लगा हुआ है, लेकिन इसके आगे तो डॉलर नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए इसने चेंज हो गया ये। ठीक है, और इसमें और इसमें हम इसको चेंज कर दिए, A से A2 हो गया एंड A3 हो गया। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन है $S1 और A1 इसे C2 एंड D2 में कॉपी करें, तो इसमें क्या आएगा कि हम एक माइनस कर देते कि जैसे C है तो ये B वैसा वैसा रहेगा, नहीं B चेंज हो जाएगा, C रेफरेंस में क्या आ जाएगा, वो एक कम हो जाएगा B, बट $A ऐसा का वैसे रहेगा क्योंकि इसके आगे डॉलर लगा हुआ, ऐसा का वैसा ही था। अनुपात, फिर A इसको चेंज कर दिया, मतलब C से B1, मतलब वो वैसा का वैसे ही, बट इसको चेंज कर दिया क्योंकि 1 के आगे डॉलर लग रहा है, तो ये किसी भी कीमत पे चेंज नहीं होगा, इधर ना इधर, दोनों जगह 1 ही है, बट इसको थोड़ा एक कम कर दिया, A से थोड़ा एक बढ़ा दिया, मतलब C से थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, C से पहले आ गया B है ना, वैसे D2 में हमको कॉपी करना था, तो वैसे हमने D से एक को माइनस कर दिया, C ये 1 तो वैसा का वैसे ही, क्योंकि इस पर आगे डॉलर लगा हुआ था, इसलिए ये वैसा का वैसे ही, बस इसको चेंज कर दिया, C कर दिया। ठीक है,
यही होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूटली और है ना मिक्स सेल। मिक्स में तो दोनों ही कुछ में कुछ मिक्स हो रहेगा। इसमें एब्सोल्यूट मतलब वैसा का वैसे ही एब्सोल्यूटली राइट ऐसे ही रहेगा, और रिलेटिव जैसा रिलेट होगा वैसे रिलेटिव होगा। ठीक है, अब आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन टू टाइप के होते हैं। ओरिएंटेशन जो होते हैं इसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो ऐसा खड़ा होता है, लैंडस्केप ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ये जब बट एन सेल बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप ही होता है। एक्सेल में कैसा होता है, लैंडस्केप होता है। ठीक है, और पावर पॉइंट में ऐसा होता है। ठीक है, जो पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, MID ना B756 ना सरस्वती, जैसे कि हमारा कुछ फॉर्मूलाज है। ठीक है, जैसे कि BID किसी के आगे लिखा होगा और है ना B756 ऐसे लिखा और सरस्वती माँ ऐसे लिख दिया। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सरस्वती माँ लिख दिया। तो यहाँ हमें सरस्वती माँ से पहले 5 नंबर लेना है, मतलब B7 ये कह रहा है कि MID मिड मतलब मिड B7 मतलब B7 के सेल में मिड 5 अक्षर जो है नंबर लेना है। नंबर लेना है तो मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब सरस्वती, ये सिर्फ W तक आएगा। तो ये सॉरी 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा। 5 से नंबर लेंगे सरस्वती और माँ। ठीक है, मतलब ये बोला मिड में लेना है। तो B7 से 5 से 6 मतलब 5th से 6th B7 सेल रेफरेंस दे दिया। 1 2 3 4 5 ये S तक हमको नहीं लेना है, S के बाद से 6 लेना है। मतलब S WATIMAA यहाँ यह तक ले लिया, तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, WATIMAA। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा वाती माँ। ठीक है, सरस्वती माँ लिख रखा है और हमें मिड बोला है। मिड B7 सेल में 5 से 6 मतलब इस 5 तक तो नहीं लेना, इसके बाद से 6 से ही सारे लिखना लाइन, ये आ जाएगा। एक्सेट जैसे कि एक्सेप्ट साक्षी, तो ये फॉर्मूला मतलब ऑप्शन में किस में सेम है वह ढूंढना है। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट साक्षी करके जो लिखा, अगर एग्जैक्ट मतलब EXAC मतलब एग्जैक्ट साक्षी। अब ये जिस फॉर्म जैसे ऑप्शन जो हमारे क्वेश्चन में दिए होंगे 4, उसमें जो जैसा कैसा ये लिखा हो वैसा कैसे लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। LEN शालू, तो जैसे कि LEN शालू, ये शालू को कैरेक्टर के ना गिनेंगे 5 हैं शालू में कैरेक्टर, तो स्पेस भी गिनते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे कि शालू है, इसमें कैरेक्टर कितने 1 2 3 4 5, तो 5 कैरेक्टर है। ठीक है, LEN लैन में है ना। और अपर शालू, तो अपर अगर अपर और उसके बाद शालू लिखा हो तो सब शालू वर्ड पूरा अपर में चालू मतलब उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, लोअर केस में क्या होगा कि सारा स्मॉल लेटर में लिखा आ जाएगा। नाउ मतलब आज का डेट एंड टाइम अगर पता करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, नाउ। ठीक है, टुडे में क्या आएगा, बस है ना तारीख बताने के लिए कि आज की क्या तारीख, सिर्फ तारीख बताने के लिए टुडे यूज़ करेंगे। और है ना नाउ का कब डेट और टाइम दोनों अगर पता करना तो नाउ का यूज़ करेंगे। और टुडे का मतलब सिर्फ आज की तारीख। डेज या 2 तारीख के बीच में दोनों की संख्या निकालने में, डेज क्या होता है 2 तारीख के बीच की जो संख्या होती है वो निकालने के लिए डेट 4 22 23, यहाँ पर 4 आंसर आएगा। ठीक है, डेट और फिर ये ऐसे लिखा हो 4 22 23 सेकेंड और मिनट दे रखा हो, तो डेट आज की क्या है 4, तो यहाँ हम इधर 4 आंसर आ जाएगा। सेकंड अगर पूछे 4 22 23 में सेकंड बताओ तो ये सेकंड, और ये अगर मिनट बताए तो 22 लिख देना, क्योंकि तारीख मिनट और सेकंड होता है। तारीख 4 22 मिनट 23 सेकंड ऐसा आता है। डेट पूछे डेट एंड टाइम बताता है। डेट क्या होता है, डेट एंड टाइम बताता है। ठीक है, अब अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट जो सिर्फ लेफ्ट वाली लाइन से लिखे जाते हैं। राइट अलाइनमेंट जो देखो ऐसा होता है। ठीक है, राइट। सेंटर अलाइनमेंट जो सेंटर में होता है, लेकिन ऐसे पूरी जरूरी नहीं कि एक सीट में हो, अबड़ खाबड़ लिखे होते हैं सेंटर में होते हैं, लेकिन और है ना जो और है ना एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, लेकिन ये है ना जो वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है। इसमें 6 प्रकार के होते हैं बट असेंबलर में। एक तो लेफ्ट राइट सेंटर और एक तो टॉप, जिसमें टॉप में जैसे कि हमारा एक बॉक्स है ये रहा और उसमें टॉप में लिखा होगा। वर्टिकल जिसमें इस तरह से लैंडस्केप टाइप में वर्टिकल लिखा होगा, और एक ऐसा लिखा होगा, या तो ऐसा लिखा होगा बीच में लिखा होगा, या फिर इस साइड में लिखा हुआ होगा, चाहे इस साइड में लिखा होगा। ठीक है, ये 6 टाइप के माने गए, बाकी वर्टिकल नहीं है। तब
मुख्य रूप से हम 3 टाइप के मानेंगे। बट ये एम एस एक्सेल में है, जो मतलब ये 6 टाइप के ना, वो सिर्फ एम एस एक्सेल में ही 6 टाइप के, बाकी तो हमारे 3 टाइप 4 टाइप के हैं, लेफ़्ट, राइट, जस्टिफाई और है ना मिडल वाले। बट इसमें जो एम एस एक्सेल में हम 6 टाइप के मानेंगे, ठीक है, कहेंगे तब हमें है ना हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मिलकर 6 टाइप होते हैं। बाकी जो वर्टिकल नहीं है तो मुख्य रूप से यह 3 टाइप के होते हैं। बट जस्टिफाई अलाइनमेंट फीचर है तो पूछे मुख्य रूप से 3 वरना 4, बट पहले 3 ही आंसर लगाना। अगर 3 और 4 ऑप्शन दिया हो, ठीक है ना, कि ये जो अलाइनमेंट कितने प्रकार की होता है, अगर 3 और 4 दिया हो ऑप्शन में तो ना आंसर 3 ही लगाना है। बट अगर हमें 4 ऑप्शन में दिया हो, 3 नहीं दिया हो, तो हम 4 लगाएंगे, ठीक है। बाकी अगर एम एस एक्सेल में पूछे तो एम एस एक्सेल में 6 होते हैं, ठीक है। एम एस पावर में एक लाइनों के बीच की दूरी Ctrl+1, ठीक है। एम एस पावर पॉइंट में लाइनों के बीच की दूरी बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+1, लाइनों के बीच की दूरी, और ना लाइनों के बीच की दूरी Ctrl+1, लाइनों के बीच की दूरी Ctrl+2, 1.5 लाइन के बीच की दूरी के लिए Ctrl+5, बाय डिफ़ॉल्ट 1.5 लाइन में होता है। और ना मॉनिटर का सेकंड नेम क्या होता है, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का सेकंड नाम क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, यूनिट है हमारा, ठीक है। फिर हमारा जॉन मॉचली एंड जेपे एकेट, इन्होंने क्या क्या बनाया था, इनियाक कंप्यूटर। TIM बर्नर-ली ने क्या बनाया था, इन्होंने मतलब WWW का आविष्कार किया था। किसने, टिम बर्नर-ली ने WWW का आविष्कार किया था। HTML इसे भी है ना टेम्परनेस-ली ने ही आविष्कार किया था। रे टॉमिल्सन, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, रे टॉमिल्सन ने। और विटक्रिफ एंड बॉमक्रिफ, विंड सर्वेंट, फादर ऑफ इंटरनेट बोले थे कौन है, विटक्राफ्ट एंड BOB खान, ये है विंड सर्वेंट, है ना। और एक बुक मार्क, व्हाट इज दिस बुक मार्क क्या होती है, जो फेवरेट लाइन या फेवरेट कोई पेज उसको सहेज करता है कि वो जल्दी ढूंढने में आसानी हो। जैसे हम स्टार वगैरह लगा देते हैं जिससे ना वो हो जाता है, वो होते हैं बुक मार्क, है ना। लाइन को सहेज करता है कि जल्दी से ढूंढने में आसानी हो, उसे बुक मार्क कहते हैं। ये होता है, स्टार लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डिज़ाइन क्या होता है, सुंदरता करनी हो, कलर करना हो, तब होता है। एंड ये लेआउट, इसमें 2 सेल को तोड़कर एक करना हो तो सेल डिलीट करना हो तब यूज़ करते हैं, ठीक है। लेआउट और डिज़ाइन का यूज़, डिज़ाइन सुंदरता बढ़ाने के लिए यूज़ करता है, और लेआउट का जब हमें 2 सेल को तोड़नी हो, जोड़नी हो, ये काम लेआउट में होता है, ठीक है। या सेल डिलीट करना हो तब इसका यूज़ करते हैं। बैंडेड रो, इसमें एक हल्का और एक गहरा। बैंडेड रो में क्या होगा, एक हल्का एक गहरा रंग होगा, जैसे इसमें दे रखा एक हल्का एक गहरा, इस तरह से होगा ना। बैंडेड कॉलम, रो ऐसे चलती, कॉलम इसमें क्या होगा, इसमें इस तरह से होगा, एक लाइन लाइट और डार्क डाई, ये एक खाली एक भरा हुआ होगा। इसमें तो फर्स्ट कॉलम, इसमें है ना, ये फर्स्ट वाले भरे होंगे, बाकी खाली होंगे। फर्स्ट कलर होगा, बाकी हल्का कलर होगा। लास्ट कॉलम, इसमें क्या होगा, ऐसे सारे कलर होंगे, बाकी खाली होंगे, ये लास्ट कॉलम है, ठीक है। इस तरह से होता है। टेबल लेआउट किस में काम आता है, टेबल बनाने में, है ना, कॉलम जोड़ना, मर्ज करना, सेल टेबल, इसमें सेल दूर करना, है ना, स्प्लिट करने में यूज़ होता है। MID B7 IG सरस्वती, अगर मिड B7 में पिछले ये बताया था फॉर्मूला का यूज़ करना है तो 7 सेल में 1 से 9, मतलब 1 से 9 तक के वर्ड सरस्वती लिखना है, ठीक है। मिड 1 से 9, देखो उसमें क्या बीच में 5 से 6 था तो हम बीच वाला लेते, अब यह 1 से 9 है तो सरस्वती का 1 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पूरा ये आएगा 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आयत तक आएगा पूरा मिड में, ठीक है। आंसर इसका यही होगा, सरस्वती लिखना है, ठीक है। मिड B7 5 6 अगर ऐसा आया तो मैंने आपको पिछले बताया ही था, सरस्वती के 5 तक गिनना, उसके बाद के जो 6 है वो पूरा जोड़ कर लिखना है। सरस्वती में यहाँ होगा सरस्वती,
यह होगा। फिर ना अंडू, अंडू का साइन इस तरह से होता है और रीडू का साइन इस तरह से होता है, ठीक है। या फिर ऐसा होगा अंडू, अंडू मतलब लेफ्ट साइड और रीडू मतलब राइट साइड, ठीक है, ऐसा होगा। और इसका कंट्रोल प्लस जेड, यह अंडू का होता है, अंडू कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई रीडू। अंडू पिछले गलती वापस लाना और और ना रीडू क्या होता है, जो अंडू करेगा वापस हटा के वापस वही लाना। कलेक्ट 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कलेक्ट अगर लिखा हुआ आता है तो ना कॉपीज जो निकलती है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 के पेयर में कॉपी निकलती है। अनकलेक्टेड जो होता है उसमें 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसे करके कॉपीज निकलती है, हर अलग अलग पेपर निकलता है। और ना फॉन्ट साइज डिज़ाइन में कंट्रोल प्लस ये फॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज़ मतलब अगर घटाना हो, फ़ॉन्ट साइज अगर डिक्रीज़ मतलब घटाना हो तो ये कंट्रोल प्लस ये करना है, और फ़ॉन्ट साइज अगर इंक्रीज़ करना है बढ़ाना हो तो ये शायद ये डिज़ाइन करना है कंट्रोल प्लस, है ना। डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज बाय ड्रॉप डाउन बॉक्स, मतलब इसका ये वाला साइन होता है ए प्लस इसके लिखा होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये एरो होगा, है ना। डिस्क फॉन्ट साइज बाय ड्रॉप डाउन बॉक्स का इसका शॉर्टकट ये होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसी वाला एरो, ठीक है। इंक्रीज फॉन्ट साइज बाय डाउन ड्रॉप डाउन, इसका ये कंट्रोल प्लस ये बड़ा वाला मुंह इधर होगा, ड्रॉप डाउन नीचे नीचे वाले में इसमें ये होगा और ऊपर में इंक्रीज में ये होगा। सब स्क्रिप्ट फॉर्मूला कंट्रोल प्लस ये ना इसको टू का लिखा हुआ आएगा, क्या आएगा सब स्क्रिप्ट में ना, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, पता है ये सब स्क्रिप्ट क्या होता है ना, जो जैसे कि एच के नीचे 2 लिखा हुआ तो सब स्क्रिप्ट इसका फॉर्मूला ये है। और सुपर स्क्रिप्ट जो जैसे कि एच की पावर 2 सब उसमें क्या होगा प्लस प्लस प्लस, हम ऐसे समझ रहे हैं कि जो सुपर मतलब ऊपर बड़ा अमाउंट है तो प्लस प्लस एक्स्ट्रा प्लस प्लस है ना, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये डबल प्लस। और एक जो सब स्क्रिप्ट है जो नीचे वाली लाइन है तो उसमें क्या था कंट्रोल प्लस प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। अब आता है हमारा होम, होम में क्या होता है क्या होता है क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में क्या होगा कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर। फॉन्ट में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन फॉन्ट साइज फॉन्ट कलर फुल कलर बॉर्डर्स, है ना। अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट वार्म टेक्स्ट, है ना। ये MS एक्सेल का है, ठीक है ना। मार्जिन सेंटर और ओरिएंटेशन, ठीक है। होम में क्या आता है क्लिपबोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट नंबर स्टाइल सेल एडिटिंग, ठीक है, ये सब आता है। नंबर फॉन्ट करनी अकाउंट ये सब आएगा। स्टाइल में सेल ये सेल स्टाइल ना फॉर्मेट टेबल ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और सेल में आएगा इंसर्ट रो कॉलम शीट डेट फॉर्मेट रो हाई कॉलम वेट हाइड अनहाइड ये सब आएगा। एडिटिंग ऑटो सम फाइल क्लियर शॉर्ट फिल्टर फाइंड रिप्लेस ये सब इसमें होम पेज में आता है। फिर आता है इंसर्ट, इंसर्ट में क्या आएगा टेबल, है ना, इलिस्ट्रेशन लिंक्स एडिटिंग एड इन्स फिल्टर सिंबल्स इसमें आता है। टेक्स्ट इसमें आता है। टेबल में क्या आएगा पाइवेट टेबल एडिंस चार्ट कॉलम लाइन पाई चार्ट बार चार्ट एरिया चार्ट स्कैन कॉलम्स स्कैटर चार्ट ये सब आता है। इलस्ट्रेशन में क्या था पिक्चर शेप्स स्मार्ट आर्ट आइकन ये आएगा। एड इन्स फिल्टर सिंबल्स ये सब आता है। लाइनिक्स हाइपरलिंक टेक्स्ट हाई है ना हाई हेडर फूटर टेक्स्ट बॉक्स है ना वॉर्म आर्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये सब किस में आता है ये सब इंसर्ट में आता है। फिर आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या आता है थीम्स पेज स्टेप्स स्केल टू फाइल जिसमें कलर फॉन्ट ये इसमें थीम्स में क्या आएगा कलर फॉन्ट इफेक्ट देख ठीक है। इसमें यह आ जाता है हमारा कॉलम फॉन्ट इफेक्ट। पेज स्टेप में मार्जिन ओरिएंटेशन साइज प्रिंट एरिया ब्रेकर्स बैकग्राउंड प्रिंट टाइटल स्केल टू फिट हाई स्केल स्विच सेल अरेंज ये सब आएगा। फॉर्मूला में क्या आता है फंक्शन लाइब्रेरी है ना डिफाइंड नेम कैलकुलेटर इसमें आता है फॉर्मूला बार में।
इसमें डेट, टाइम, टेक्स्ट, टोनर, टोजिटल, ऑटो सम, रिफ्रेश, मैथ्स, ये सब करते हैं। डिफाइन नेम, नेम मिनिस्टर, डिफाइन नेम, यूज़र इंटर फॉर्मूला, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर शीट, नाउ, ऑप्शंस, कैलकुलेशन, ये आता है। फॉर्मूला बार में कैलकुलेशन वाली चीज़ें आती हैं। पेज लेआउट में पेज वगैरह, थीम्स, पेज सेटअप वगैरह करना होता है। इसमें टेबल्स इंसर्ट में टेबल इंसर्ट, लाइन्स वगैरह इंसर्ट करने में आता है। होम में क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, एनिमेट, नंबर सिस्टम, सेल एडिटिंग आएगी। डेट में क्या आएगा, शॉर्ट फिल्टर, शॉर्ट ए टू जेड, मतलब शॉर्ट ए टू जेड मतलब लाइन ए से जेड तक की लिखे आएंगे। शॉर्ट जेड टू है मतलब ये उल्टा हो जाएगा, जेड जेड एक्स वाई ऐसा मतलब उल्टा हुआ लिखा आएगा ना। कस्टमाइज, शॉर्ट फिल्टर, क्लियर, ये सब आएगा। डेट टूल्स, ऑनलाइन, आउटलाइन, आउटलाइन वगैरह डेट में ही आता है। आवर्स, कनेक्शन, गेट स्टार्ट फ्रॉम, रिव्यू, प्रूफिंग ग्रुप और प्रोटेक्ट, स्पेलिंग, थिसरस, एक्सेसिबिलिटी, कमेंट्स, एडिटिंग, डिलीट, नेक्स्ट, प्रीवियस। प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट शीट, प्रोजेक्ट वर्क बुक, एलो, एडिशन रेंज। या आता व्यू, व्यू में आता है वर्कबुक व्यू, हॉर्मल पेज, आउट पेज, ब्रेक, प्रीव्यू। इसमें आता है रिव्यू, प्रूफिंग, स्पेलिंग, रिव्यू और व्यू और रिव्यू में स्पेलिंग वगैरह ग्रामर चेक होता है। व्यू में हमारा फॉर्मेट कैसा चेंज हुआ है वो सब दिखा देता है। वर्कबुक, होम पेज, ये सब आता है। शो, हाइडिंग, फॉर्मूला बार, रूल, जूम 100, जूम टू, सिलेक्शन, विंडोज़, फ्रीज, पेंस, अरेंज, सेल, स्प्लिट, हाइड, अनहाइड, मैक्रोस, ये सब आता है। ठीक है, अब आता है होम। मौजूदा लाइन में शुरू में लाना, अगर हम होम दबाते तो मौजूदा लाइन के शुरुआत में आता है एंड मौजूदा लाइन के अंत में आता है। बट कंट्रोल प्लस होम अगर दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम, डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का यूज़ करते हैं। पेज अप, कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर ले जाने के लिए पेज अप, और पेज डाउन। ठीक है, पेज अप, इसमें ना कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर ले जाना पेज अप में। पेज डाउन, कर्सर के एक स्क्रीन नीचे ले जाना पेज डाउन में। ठीक है, टेम्पलेट, इसमें ना लेआउट, फॉन्ट, रंग, टेक्स्ट, स्टाइल, एडिट पहले से सेट रहता है। इसमें क्या होता है लेआउट में, टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट जिसमें पहले से सब कुछ सेट हुआ रहता है। जैसे कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर बनाते हैं, हम अगर जैसे हमने बायोडाटा वगैरह बनाया तो उससे पहले से बना हुआ रहेगा। सिर्फ अपने एडिटिंग करनी, उसमें नाम वगैरह सब एडिट करना, बाकी वहाँ पे जैसे नेम, पापा का नेम ऐसे ऐसे लिखा हुआ पहले रहेगा, बट अपन को वहाँ पे सिर्फ एडिट करना है कि अपने पापा का नाम लिखना है, उसको कहते हैं टेम्पलेट। लेआउट, फॉन्ट, रंग, टेक्स्ट, स्टाइल, ETC सब सेट रहता है पहले से, इसे नहीं पढ़ना, इस एग्ज़ाम इसे बनाना नहीं पड़ता। जैसे कि रिज्यूम हो गया, बायोडाटा वगैरह बनाना हो गया, बनाना नहीं पढ़ना, बनाना रहता है। यह नेम सब देकर एडिट करते हैं। ठीक है, फाइल न्यू क्लिक करें तो देखेंगे, और हम फाइल में न्यू क्लिक करें तो ये दिखेगा। ठीक है, टॉन्गल केस क्या होता है, टॉन्गल केस यह लोअर केस को वर्णों के अपर केस, टॉन्गल केस यह लोअर केस को अपर केस में बदलता है। ठीक है, टॉन्गल केस क्या करता है, लोअर केस को अपर मतलब लोअर केस मतलब छोटे वर्णों को अपर केस बड़े वर्णों में बदलता है, अपर को लोअर केस में बदलता है। मतलब अगर अक्षर छोटा को बड़ा करता है, शिफ्ट प्लस F3 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला है। ठीक है, चेंज केस, ये 4 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस केस, ये वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल हो ना। सेंटेंस केस में क्या होता है, चेंज केस में क्या होता है, जो अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं उसका स्टाइल है। ठीक है, सेंटेंस केस में क्या होता है, वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल, लोअर केस में पूरा टेक्स्ट छोटे अक्षर में हो जाएगा, छोटे अक्षर में हो जाएगा। जैसे कि ABCD बड़े अक्षर में है, इसको छोटे अक्षर में करना है, पहला वाक्य जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसा देख रहे हो, सबको छोटा कर दिया, बस एक अक्षर को A को बड़ा लिख दिया। ठीक है, मतलब सेंटेंस जो पूरा सेंटेंस है उसके अक्षर को एक से अक्षर बड़ा करना। ठीक है, वो होता है। लोअर केस पूरा का पूरा लोअर कर देंगे, अपर केस पूरे टेक्स्ट को अपर बड़े कैपिटल लेटर में लिख देंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड।
ठीक है। अपर केस, पूरे टेक्स्ट को अपर में बदलना। कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, मतलब बड़े अक्षर का पहला अक्षर बड़ा, मतलब प्रत्येक अब कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब जैसे कि अलग अलग जो जैसे कि एक पूरा सेंटेंस है उसमें अलग अलग जो लिखा हुआ होता है उसमें अक्षरों में जो एक जो बड़ा जो जैसे कि ना नेम साक्षी झा, तो एस ए की ऐसे चाहिए, साक्षी जे चे झा, तो साक्षी का एस बड़ा बाकी सब छोटे, झा का एक झा बड़ा जे बड़ा बाकी सब छोटे हैं। ठीक है, इसमें आता है कैपिटलाइज इस वर्ड, मतलब बड़े अक्षर का पहला अक्षर, मतलब प्रत्येक अक्षर का पहला अक्षर बड़ा आएगा। ठीक है ना। बुलेट एंड नंबर, मतलब अक्षर के आगे ना पॉइंट लगाना या नंबरिंग लिखना, दैट इज़ कॉल्ड बुलेट एंड नंबरिंग है ना। मल्टी लेवल लिस्ट, इसमें MS वर्ड में संख्या अल्फ़ाबेट चिन्ह में मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए करते हैं, जबकि यह एक ही पॉइंट में एक से ज़्यादा पॉइंट, मतलब एक में 101 1.2, जैसे मतलब जैसे कि जो मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है, जैसे कि MS वर्ड में, जैसे कि एग्जांपल में जो अल्फ चिन्ह मल्टी लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। और ये जब जैसे कि एक पॉइंट में जैसे फर्स्ट लेवल है, ठीक है, फर्स्ट में 1.1 1.2 1.3 ऐसा करना, फिर सेकंड लाइन का सेकंड पैराग्राफ का 2.1 2.3 2.4 इस तरीके से इसमें यूज़ आता है। तो ये किस में यूज़ आता है, मल्टी लेवल लिस्ट में। फर्स्ट लाइन अंडरलाइन में क्या होता है कि फर्स्ट लाइन ये हैगा, बाकी सब इस तरफ होंगे, मतलब ये राइट साइड में इधर होगा। और फर्स्ट लाइन इंडेक्स में क्या होगा, फर्स्ट लाइन इधर होगा बाकी सब लाइन इधर होंगे। और हैंगिंग इंडेंट में क्या होगा, जो ये बड़ा वाला आगे वाला अक्षर है वो लेफ्ट साइड होगा, बाकी सब राइट साइड में होंगे। ठीक है, राइट इंडेंट पूरा का पूरा राइट इंडेंट में होगा और लेफ्ट इंडेंट पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में होगा, मतलब लेफ्ट इंडेंट मतलब खाली, लेफ्ट की तरफ खाली, राइट इंडेंट राइट की तरफ खाली, हैंगिंग इंडेंट मतलब एक लाइन को छोड़ के बाकी की जगह खाली, और फर्स्ट प्लस लाइन इंडेंट मतलब फर्स्ट लाइन मतलब पहला लाइन खाली बाकी सब भरा हुआ। फिर इंडेंट मतलब है कि खाली जगह। फोर्थ इंडेंट है लेफ्ट राइट फर्स्ट हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, हाइपरलिंक क्या होता है, Ctrl+K उसका फॉर्मूला होता है हाइपरलिंक्स का। बुक मार्क किसी पेज के इम्पोर्टेंट के लिए अलग सेव करता है ना, बुक मार्क बताया जैसे स्टार लगाना, Ctrl+Shift+F5। ठीक है, ये होता है। इस बुक मार्क में बस 1 से 40 लेटर हो, नंबर हो, अंडरस्कोर अलाउ है। ठीक है, बुक मार्क में अंडरस्कोर अलाउ है, @ ये सब अलाउ नहीं, जैसे कि @ ये सब अलाउ नहीं है, बस अंडरस्कोर अलाउ है। हेडर टेक्स्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है, फुटर टेक्स्ट के नीचे लिखना। ठीक है, नीचे लिखना। ड्रॉप कैप क्या होता है, पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा बाकी स्टाइलिस्ट में लिखना। ड्रॉप कैप क्या होता है, ड्रॉप कैप मतलब पैराग्राफ मतलब पूरा पैराग्राफ का पहला अक्षर कैपिटल, जैसे कि ये लिख रखा है। ठीक है, ये वाला कैपिटल लिखना। इसे 2 टाइप के होते हैं, ये भी 2 टाइप के, ड्रॉप कैप भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है ना अंडर ड्रॉप कैप, और एक होता है ना इनर ड्रॉप कैप। अंडर में क्या होता है यू लिखा होगा बाकी ऐसे फिर लाइन्स लिखा होगा, और फिर ये जो ना इनर मार्जिन में क्या होगा कि यू लिखा होगा पूरी की पूरी लाइन इधर से स्टार्ट होगी, जैसे इसमें लिख रखी है। ठीक है ना, वैसा होगा। फिर होता है डिज़ाइन या हैंडिंग वर्किंग सिग्नेचर क्या होता है, डिज़ाइन या हैंड राइटिंग सिग्नेचर। ये 2 तरीके के सिग्नेचर होता है, हैंड राइटिंग या फिर है ना डिजिटल सिग्नेचर नेचर है ना। रिसाइज टेबल के नीचे कोने में बॉक्स होता है, जैसे कि ये पूरा बॉक्स है उसके नीचे कोने में, उसको पकड़ के हम बड़ा कर सकते हैं फाइल को नीचे की तरफ से, इसे बड़ा या छोटा करते हैं। लाइन टेबल जो ये टेबल के ऊपर वाले कॉर्नर में, जैसे कि ये कॉपर कॉर्नर में है इसको पकड़ के हम यहाँ खींच सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है ना लिफ्टिंग टेबल। लिफ्ट मतलब किसी को उठाना, तो उठा के बड़ा कर रहे, कहीं उठा के कहीं ले जाना या ऊपर नीचे करना, ये लिफ्टिंग टेबल होता है। और ये बॉक्स जो होता है इसको ये बॉक्स को बड़ा करता है, ये होता है रिसाइज टेबल। मेल मार्जिन एक से ज़्यादा लोगों के पास पत्र भेजना। मेल एंड मर्ज मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा लोगों के पास पत्र को भेजने के लिए होता है। एग्जाम्पल प्रवेश पत्र, निमंत्रण पत्र, ऑफिस लेटर, ये सब के लिए होता है मेल एंड मर्ज का यूज़। फिर होता है करेंट डेट का शॉर्टकट क्या होता है, इक्वल्स टू टुडे ऐसा लिखा होगा। करेंट डेट के लिए क्या होता है नाउ। करेंट डेट इक्वल्स टू डेट, ईयर मंथ और डेट ऐसे लिखा होगा। ईयर मंथ डेट से डेट बताता है। करेंट टाइम हॉवर मतलब घंटे, मिनट और सेकंड करेंट टाइम के लिए। और यहाँ
घंटे मिनट में, मिनट यूज़ का। फिर करंट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ। फिर डॉट काउंट A1 से A10, ये संख्यात्मक मान की गणना करता है ना। काउंट, जब काउंट आएगा तो संख्यात्मक मान, जो सेल में जितने भी मान लिखे हुए, गिनती लिखी हुई, उसको काउंट करेगा। काउंटा A से A12, यह सेल की गिनती करता है, कुछ भी डेट टेक्स्ट नंबर लिखा हो। जैसे इसमें जो संख्यात्मक मान मतलब 1 2 3 4 5 लिखा होगा उस काउंट में, तो वो काउंट गिनती होगी। काउंटा में वो गिनती होगी सेल में कुछ भी नंबर टेक्स्ट कुछ भी लिखा हो, जिसमें भी लिखा हो वो सेल काउंट होंगे। काउंट ब्लैंक A1, खाली सेल को गिनना। काउंट ब्लैंक A1 to A10, खाली सेल को गिनता है। काउंट ब्लैंक, जो सेल को खाली सेल को गिनता है। काउंटिफ A10 इसको 50, मतलब A से A10 के बीच में ये 50 कितनी बार आया है वह देखता है। मतलब काउंटिफ A1 to A10, फिर ये से लिखा हो 50, मतलब इसका मतलब कि 50 कितनी बार उस सेल में आया है वह देखते हैं, जिसने भी लिखा हो 50 की जगह। ठीक है। Ctrl+1 का ना फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के Ctrl+1। Ctrl+Z बोल्ड करने के लिए, Ctrl+3 इटैलिक में लिखने के लिए, Ctrl+4 अंडरलाइन में, Ctrl+5 स्टिक थ्रो में। द एग्जाम्पल ABC। फिर इसके बाद जो क्रॉस, इसको क्या बोलते हैं, जैसे ABC इसके बाद ये जो क्रॉस लगा हुआ होता है लाइन पे, उसको बोलते हैं स्टिक थ्रो। ठीक है। ओरिएंटेशन क्या होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट है। टॉन्गल केस, यह टेक्स्ट को छोटा व बड़ा करता है। एग्जाम्पल हेलो को बड़ा, जैसे हेलो कर दिया, या फिर इसको छोटे में कर दिया, यह होता है ना ये होता है टॉन्गल केस। फॉन्ट साइज बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक ये होता है। और है ना और ये होता है टेक्स्ट फॉर इफेक्ट, इसमें स्ट्राइक थ्रू, स्माइल कैप, ग्लो, ये सब यूज़ होता है फॉर इफेक्ट में। अब एक होता है, ये होता है जैसे यहाँ हम कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि ये तब यूज़ होता है जब हम बाइनरी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं 0 to 1। इसमें ऐसा 0 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 15, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512। ये पूरा याद करना। एग्जाम्पल जैसे कि 8421 है, अब इसको उस बाइनरी लैंग्वेज से यूज़ करना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि 8 है और हमको इसको 13 बनाना है। इसको हम ना 1 4 3 2 8 9 10 11 12 इसको मतलब 13 बनाना है। तो 13 के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से कितनी संख्या लेंगे जिससे 13 बन जाए, तो हम 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 का लेंगे क्या है, बाइनरी क्या है, 8 का क्या 2 3। ठीक है। इसको 8 को लेंगे तो इसमें 8 8 4 8 9 10 11 12 और 12 और 1 13, ये 13 तब होगा 13। तो हम इसको 2 को नहीं लेंगे, जहाँ 2 को नहीं लेते वहाँ 0 0 लिखते हैं, और जहाँ जिस संख्या को लेते हैं वहाँ उसके नीचे 1 1 लिखते हैं। तो 1 1 1 इनको अगर जोड़ा जाए तो 8 4 2 1, इसको 13 यहाँ पे। ठीक है। 0 का मतलब नहीं गिनना है। ठीक है। और वहीं पर अगर ये दिया होता है, ये बनाना होता हमारे को ऊपर वाले को, तो हम क्या करते हैं 1 1 1 0 लिखा हुआ है, मतलब ये 1 2 3 4, मतलब 4 1 2 3 1 2 3 4, मतलब 4 का बोल रहा है, 1 2 3 4 मतलब 8, मतलब 8 का बोल रहा है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा 8। फिर यहाँ पे इसके बाद क्या होता है 4 4, फिर यहाँ 2 अगर है मतलब 2 को नहीं गिना, और इसके बाद 1 है मतलब इसको नहीं गिना 1, मतलब ये टोटल कितना होगा कि इसका 8 8 9 10 11 12 और ये 1 13, ऐसा बनता है ये। फिर आता है हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप। इसमें तो इलस्ट्रेशन ग्रुप में क्या होता है, पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ये सब आता है इलस्ट्रेशन ग्रुप में। मार्जिन, यह पेज के बीच किनारे पर छोड़ा गया जगह मार्जिन होता है, जिसमें राइट अप डाउन जगह, इसमें जगह छोड़ी जाती है ना। गटर मार्जिन, जो जैसे कि मार्जिन क्या होता है, जैसे कि ये पेज है, इसके बीच जो ये जगह छोड़ी गई है इसको हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है। मार्जिन होता है ये अपर मार्जिन है, ये लेफ़्ट मार्जिन, ये राइट मार्जिन, और ये डाउन मार्जिन है ना, नीचे वाली लाइन है। ठीक है। इसमें मार्जिन अलग अलग होता है, लेफ़्ट राइट अप डाउन। ठीक है। इसमें जगह छोड़ना होता है। फिर होता है एक होता है
है ना गटर मार्जिन होता है जैसे कि कोई चीज़ स्पाइरल करने के लिए हम जगह छोड़ते हैं, जैसे कि ये पूरी कॉपी है, इसको हमने ये वाली जगह छोड़ दी स्पाइरल के लिए, तो वो होती है गटर मार्जिन। ठीक है, गटर मार्जिन ये होती है जगह जो स्पाइस जगह छोड़ते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पढ़ लिया था। साइज A4 साइज हो, कितनी भी साइज़ हो। कॉलम यह पेज बनाने में यूज़ होता है। कॉलम यह पेज बनाने में यूज़ होता है। 2 कॉलम, 3 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, 2 कॉलम, राइट टू लेफ्ट, मोर कॉलम्स, और भी कॉलम होते हैं। रेफरेंस यह डाटा ढूंढने व्यवस्थित करने में यूज़ होता है। इसे पता या लाइन होता है, इसमें पता या लिंक होता है। रेफरेंस में इसमें कॉलम्स में क्या होता है, 2 लाइन होती है, या तो एक पेज में 2 लाइन करके लिखा हुआ होगा, या फिर इसमें 6 लाइन 1 2 3 4 5 6, ये अखबारों में काम आता है। 6 पैराग्राफ में लिखे होंगे। ये कॉपी पेज वगैरह बचाने में यूज़ आता है। और ये वाले ओरिएंटेशन। अब इसमें जैसे कि इसमें छोटा लिख दिया, यहाँ बड़ा लिख दिया, यहाँ, या फिर यहाँ छोटा लिख दिया, यहाँ बड़ा लिख दिया, जैसे कि ये है, वैसे हो सकता है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, जिसमें ENIAC UNIVAC का यूज़ हुआ था। सेकंड में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। थर्ड में IC चिप का यूज़ हुआ था। फोर्थ में PC का यूज़ हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर का। और फिफ्थ में AI का, ग्राफिकल इंटेलिजेंट। टेक्स्ट बार क्या होता है, ये पूरे सिस्टम के लिए होता है। नीचे की पट्टी, खुले ऐप, स्टार्ट मेन्यू, नोटिफिकेशन, टाइम, ये सब। टास्क बार क्या होता है, ये पूरे सिस्टम ऐप में, मतलब मेन्यू में, नोटिफिकेशन, टाइम। टास्क बार जब हम विंडो ओपन करते हैं लैपटॉप वगैरह, तो उसके नीचे जो इधर इस लाइन पतली पट्टी होती है, जहाँ पे हमारा टाइम, स्टार्ट वगैरह होता है, उसमें खुले ऐप, स्टार्ट मेन्यू, नोटिफिकेशन, टाइम सभी दिखाया जाता है, वो टेक्स्ट बार, टास्क बार होता है। सिस्टम स्टेटस बार, यह किसी पर्सनल ऐप में खुली हुई पट्टी दिखाती है, जिसमें जूम, पेज नंबर, शीट आदि दिखाई जाती है। ब्राउज़र, वर्क, एक्सेल ETC में यूज़ होता है। टास्क बार, स्टेटस बार में ये अंतर है। टास्क बार जो हम नोटिफिकेशन एरिया वगैरह होता है, वो टास्क बार होता है। स्टेटस बार ये किसी ऐप में, एग्जाम्पल जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, इसमें जो वर्कशीट वगैरह का नाम दिखाता है, वो स्टेटस बार में दिखाता। असेंबलर, यह असेंबली भाषा, मतलब लो लैंग्वेज को मशीनी कोड में हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है। कोबोल मशीन भाषा ही की जाती है, यह 0 to 1 मशीनी भाषा। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी कोड में परिवर्तित कर पंक्ति बदलता है। एंड असेंबलर 2 टाइप की वर्गीकरण करता है, 1 पास असेंबलर एंड लोड एंड गो असेंबलर, और 2 पास असेंबलर। और देखिए आकार के और क्षमता यूज़ के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। सुपर कंप्यूटर होता है फर्स्ट, सबसे ऊपर, जो बहुत ज़्यादा सुपर कंप्यूटर होता है, ये सिर्फ शक्तिशाली वैज्ञानिक यूज़ करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, बैंक वगैरह रेलवे में मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के संख्याएँ वगैरह यूज़ करेंगे। माइक्रो कंप्यूटर और है ना वर्क स्टेशन और असेंबलर कंप्यूटर, ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं। PT इसी एग्जाम्पल 6 पेज है, जैसे कि सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और ना ये वर्क स्टेशन, ये होते हैं। ठीक है, और जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें PC HP ना माइक्रो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर वगैरह हम यूज़ नहीं करते, जिसमें यूनियाक वगैरह, ECIAC हो गया। मिनी कंप्यूटर में VAX हो गया, है ना। बट हम माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे होता है, ये 1 2 3 4 5 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारा ये इनपुट हमारे ये हो जाता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, वेब फ्रेम, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा। मतलब इनपुट जो ना, जिसे यूज़ करके हम इनपुट देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस जो हमें इनपुट के बाद जो हमें आउटपुट उनसे मिलता है, जो बाहर आता है, और जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये हो जाता है आउटपुट। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, ये पेरिफेरल डिवाइस कौन से थे, जो दोनों होती है, आउटपुट और इनपुट दोनों होती है। हार्ड डिस्क, SSD, USB ड्राइव, ये सब मॉडेम, ये सब वही हो जाता है। एक होता है सिंपल डुप्लेक्स, जो एंड सेंड होता है, एक तरफ ही सेंड होता है। डबल डुप्लेक्स, इधर से भी सेंड होगा, उधर से भी सेंड होगा, आदान प्रदान। और एक होता है हाफ डुप्लेक्स, जो है ना यहाँ से सेंड होगा, बहुत देर बाद उसको सुनाई देगा, बहुत देर बाद वहाँ से इधर भेजेगा, वो होता है हाफ डुप्लेक्स। कहता है मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है, ये हमारे कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल यूज़ करता है। डाटा एनालॉग सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, जो एनालॉग होता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है।